हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 2015 में आयोजित हुए यूपी वीडियो के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में से हिंदी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्कश शब्द का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। ऑप्शंस दिए गए हैं कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। तो कर्कश का मतलब होता है कठोर, लेकिन यहाँ पर इसका विलोम पूछा गया है, तो कर्कश का विलोम क्या होगा? कर्कश का विलोम होगा मधुर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रजेय, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। तो यहाँ पर इस वाक्य के लिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम इंद्रजीत कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें एक शब्द बताना है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। इसमें अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है या फिर निषेधात्मक वाच्य है, निषेधवाचक वाक्य है। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है उससे हम देख सकते हैं कि यह एक इच्छा सूचक वाक्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, यह एक इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न था, श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शंस हैं श्री राधा, इतिश्री, विनाश या इसमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का जो विलोम शब्द होता है वह होता है इतिश्री। अगला प्रश्न है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से हमें वह शब्द छांटना जो पर्यायवाची नहीं है। सुमन, यह तो शब्द पर्यायवाची है। पुष्प भी पर्यायवाची है। तनुजा, तनुजा का अर्थ पुत्री होता है, बेटी होता है। तो यह शब्द जो है ये फूल का पर्यायवाची नहीं है। कुसुम शब्द फूल का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? हमें पता है कि रस कितने होते हैं, कुल 9 रस होते हैं। तो उसमें से हमें बताना है कि कौन से रस को रसराज कहा जाता है। वीर रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या शांति रस को। तो जो श्रृंगार रस होता है उसे रसराज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मन रे मन, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें हमें बताना है कि ये जो ऊपर पंक्ति दी गई है इसमें कौन सा रस है। ऑप्शंस हैं भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो यहाँ पर जो है शांत रस मौजूद है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह क्या कहलाता है? दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। तो यहाँ हम देखेंगे कि जिसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं यह सममात्रिक छंद होगा। और सममात्रिक छंद कौन सा होता है? चौपाई होता है, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पूछा है। ऑप्शंस दिए गए हैं पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द में पारिजात भी है, कल्पतरु भी है, देव वृक्ष भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या प्राकृत। तो हिंदी की जो आदि जननी है वह संस्कृत भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 11 जून को या 15 सितंबर को। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। इसमें से हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करनी है। और कौन सा रेखांकित शब्द दिया गया है? अध्ययन।
तो इसको हमें शुद्ध करना है, यह होता है अध्ययन। तो अध्ययन कैसे लिखा जाएगा, इसमें ये अध्ययन शुद्ध शब्द होगा। तो ऑप्शन से हम मैच करेंगे तो यह भी गलत है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। अगला प्रश्न है अविकारी शब्द क्या होता है। तो अविकारी शब्द जिसमें कोई भी विकार ना उत्पन्न हो सके। ऑप्शंस दिए गए हैं संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो जो अविकारी शब्द होता है वो अव्यय शब्द होता है। जो अव्यय होता है उसमें हम कोई भी परिवर्तन लिंग वचन के अनुसार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 32, 34, 33 या 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में हमें काव्यांश को पढ़ना है और फिर उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे बताना है कि क्या सही उत्तर है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शंस हैं गम के आंसू पीने की, आत्मसमर्पण की, रुकावटों को ठोकर मारने की या कुछ भी न बनने की। तो यहाँ पर यह हमें उत्साहित करने वाला ये कविता है, तो इसमें हमें कवि रुकावटों को ठोकर मारने की जो है प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, इन पंक्तियों में कायर का क्या अर्थ है। कायर का अर्थ है, ऑप्शंस दिए गए सहज, समझौतावादी, चालाक या दुष्ट। तो देखेंगे हम यहाँ बनाया लिखा गया है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा। यहाँ पर समझौतावादी ना बनने का हमें एक सुझाव दिया जा रहा है। तो यहाँ कायर का अर्थ क्या है, समझौतावादी, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बनना मुश्किल है, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है या कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता। तो यहाँ कुछ भी बन बस कायर मत बन कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है। यहाँ इसमें पाहन शब्द आया है, हम देखेंगे कि ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। तो राह रोकते हैं पाहन, यहाँ पर पाहन शब्द का पर्यायवाची पूछा है, मेहमान, पैर, पत्थर या पर्वत। तो पाहन शब्द का पर्यायवाची होता है पत्थर, इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। तो कवि के अनुसार अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया, ऑप्शंस में दिया गया आदर्शवादी, समझौतावादी, खून पसीना बहाकर या रुकावटों को ठोकर मारना। तो कवि के अनुसार जो है समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, इसका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। हमें बताना है कि कौन सा वह समास है जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो हमें पता है कि जो द्विगु समास होता है उसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है, जैसे तिराहा। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो ऑप्शंस दिए गए हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो इसमें राजपुत्र में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को हमें चिन्हित करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं समस्या, खेद, कठिनाई या जटिलता। तो समस्या, कठिनाई और जटिलता ये तीनों एक तरह से मिलते जुलते शब्द हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न भी उसे वही पूछा है। इस अगले प्रश्न में भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, घर, प्रियजन, परिवार या बच्चे। तो प्रियजन, बच्चे और परिवार ये सभी एक समूह में आएंगे और घर जो है यह बेमेल शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, जिस समास का पूर्व पद जो पहला पद है वो प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो जिस समास में पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। हमें भक्ति काव्य के कवि के बारे में पूछा है। क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य के निर्गुण भक्ति धारा जो थी उसके कवि के बारे में पूछा है। ऑप्शंस दिया गया है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या केशवदास। तो इसमें से हम देखेंगे कि जो कबीरदास थे वह निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शंस हैं, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या तमिल। तो इसमें से हम देखेंगे ऑप्शन में से कि जो हिंदी भाषा है उसे हमारे देश में हमारे संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शंस दिया गया है, सूरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या कबीरदास। तो जो कामायनी महाकाव्य है उसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की या आधुनिक काल की। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है यह चंद बरदाई द्वारा लिखी गई थी और यह आदिकाल की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में हमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या मानवीकरण अलंकार। तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार जो है वह उपस्थित है। यहाँ पर निर्जीव वस्तु को सजीव की संज्ञा दे करके उसे वर्णन उसका किया गया है। जैसे दिवसावसान का समय है और मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शंस है क, छ, त्र, ज्ञ। तो आप सभी को पता है जो श शब्द है, 6 वर्ड है, वो किससे मिलके बना है, क और श से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हिंदी शब्दकोश में यह वर्ड है यह क के बाद आता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खग जाने खग की ही भाषा, लोकोक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन दिया गया है, पक्षियों की तरह बोलना गलत है, पक्षियों की भाषा न जानना यह भी गलत है, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं यह भी इस लोकोक्ति का अर्थ नहीं है। अगला ऑप्शन है, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो यह ऑप्शन सही है, खग जाने खग ही की भाषा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें हमें वाक्य को अलग अलग खंड में बांट करके दिया गया है और उसे हमें सही क्रम में लगाना है। जिसमें पहला और अंतिम जो खंड दिया गया है यह निश्चित है और बीच के जो खंड हैं इन्हें हमें क्रम में लगाना है। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धैर्य, अग्नि का धर्म, पर्यावरण से। तो पहला स्थिर है और अंतिम स्थिर है। तो अन्य सभी को हम क्रम से लगाएंगे। जिस प्रकार अग्नि का धर्म, यह पहला हो जाएगा। जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए।
तो यह क्रम निकल कर के आ रहा है, तो हम मिलाएंगे व, य, ल, फिर र। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अक्ल का दुश्मन, इस मुहावरे का हमें सही अर्थ बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन होना का मतलब क्या होता है? महामूर्ख होना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग या त्रुटिपूर्ण भाग का हमें चयन करना है और अगर कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित करना है। इसमें दिया गया है, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। तो इस वाक्य को हम जब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर व्यर्थ भी लिखा हुआ है और बेकार में, तो इसका कोई भी उपयोग यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कि यह त्रुटिपूर्ण भाग है, अशुद्ध भाग है। उस तरह से हम देंगे, धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ न होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। यहाँ पर सच्चिदानंद यह सही ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इस वाले प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न का जो सही उत्तर था वह सी था। इस प्रश्न में हम देखेंगे, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में होता है उपसर्ग का प्रयोग, शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है और शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मीठा, ठास, आस या प्यास। तो मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य, धन, आग्रह। तो चारों ऑप्शंस में से देखेंगे, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो जब भी दो वर्णों के मेल से कोई विकार या परिवर्तन होता है तो वहाँ पर हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में देखेंगे, संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो जहाँ दो वर्णों का मेल होता है और विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा।